सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी SECP मुल्क का सबसे बड़ा रेगुलेटरी इदारा है, जिसमें तकरीबन 2,80,000 के करीब कंपनीज रजिस्टर हैं। कंपनीज रजिस्ट्रेशन में ऑनलाइन कंपनीज की तादाद में भी बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। सिर्फ माली साल 2025-26 के पहले हाफ में ही 21,668 कंपनीज का इजाफा हो चुका है, और ऐसे में इन 2,80,000 कंपनीज में टेक कंपनीज की एक बहुत बड़ी तादाद शामिल है, जिसका तकाजा भी है कि इतनी बड़ी रेगुलेटरी अथॉरिटी का कम से कम एक ओहदेदार टेक एक्सपर्ट भी हो, फाइनेंसिंग एक्सपर्ट भी हो। इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत के तहत फाइनेंस मिनिस्ट्री ने SECP के कमिश्नर के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें के ट्रेड के चेयरमैन अली फरीद ख्वाजा को 3 साल की मुद्दत के लिए SECP के कमिश्नर के लिए नोटिफाई किया गया है। अब ये खबर हम अपने नाजरीन को प्रोग्राम व्यापार में 15 जनवरी को ही दे चुके थे। उसी वक्त हमने बता दिया था कि अली फरीद ख्वाजा को कमिश्नर के तौर पर SECP में तैनात किया जाना है। किस तरह से खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचाई गई थी, ये क्लिप मुलाहिजा कीजिएगा। बहुत ही बावसूख और मुसद्दका ज़राए से ये पता चला है कि के ट्रेड के चेयरमैन अली फरीद ख्वाजा मुल्क के सबसे बड़े रेगुलेटरी इदारे यानी SECP के कमिश्नर तैनात होने वाले हैं। अब इस ओहदे पर अली फरीद ख्वाजा जैसे माहिर और तजुर्बेकार, जिसके पास टेक्नोलॉजी और फाइनेंस दोनों का एक्सपीरियंस हो, ज़रूरी था। इस हवाले से अली फरीद ख्वाजा के माजी के तजुर्बात क्या रहे हैं, ये भी आपको अली फरीद ख्वाजा आलमी मालियाती दुनिया में एक बावकार और दूरंदेश शख्सियत के तौर पर नुमाया मकाम रखते हैं, जो पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट्स और बैनुल-अक़वामी फिनटेक को आपस में जोड़ते हैं। लम्स और ऑक्सफोर्ड जैसे मुमताज़ इदारों से बतौर रोड स्कॉलर उनकी इल्मी बरतरी और इन डेप्थ मालूमात की अक्कास है। अब UPS के साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक समेत आला आलमी इदारों में उनकी पेशा वराना खिदमात ने उन्हें एक मुमताज़ टेक्नोलॉजी एनालिस्ट के तौर पर शनाख्त दी है। बतौर चेयरमैन KSB सिक्योरिटीज़ और के ट्रेड के शरीक बानी के तौर पर उन्होंने पाकिस्तान में रिटेल इन्वेस्टमेंट को डायनामिक अप्रोच दी है, जिसका सबूत उसके 2 लाख से ज़ायद यूज़र बेस हैं, जो उसे स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी ब्रोकरेज फर्म भी बनाते हैं। सेफ चार्ज और ऑक्सफोर्ड फ्रंटियर कैपिटल जैसे इदारों की सरबराही उन पर आलमी एतमाद की अलामत है। इस अहम तैनाती को कारोबारी शख्सियात किस तरह से देख रही हैं, नोटिफिकेशन जारी होने से पहले 15 जनवरी को जब हमने ये खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचाई। और कुछ बात ज़रा SECP के हवाले से भी करते हैं, चूंकि यहीं पर यह तैनाती हुई है। SECP पाकिस्तान में कंपनीज, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज और पेंशन स्कीम्स का निगरान इदारा है। इसका बुनियादी मकसद यह है कि सरमाकारों के तहफ़्फ़ुज़ के साथ शफ़ाफ कारोबारी माहौल पैदा किया जाए और मार्केट में एतमाद को फ़रोग़ दिया जाए। हालिया बरसों में SECP ने डिजिटलाइजेशन के साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ESG जैसे जदीद उसूल भी मुतारिफ करवाए हैं। कंपनी बनाने के अमल को आसान किया है। पब्लिक ऑफरिंग के साथ राइट्स इशूज़ और बोनस इशूज़ के वक्त में नुमायां कमी की गई है। ये इक़दामात कारोबार के लिए मुस्बत भी समझे जा रहे हैं। बिजनेस SECP कम्युनिटी जनरली के साथ रिफॉर्म्स में ताउन पर आमादा नज़र आती है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल और दीगर इदारों ने रेगुलेटरी बोझ को कम करने के साथ डिजिटल सहूलतों और फाइलिंग के अमल को सादा बनाने पर जोर दिया है। इसके बावजूद SECP को कई संजीदा चैलेंजेस पेश हैं। सियासी मुदाखलत इसकी खुद मुख्तारी को मुतासर करती है। वसाइल और तरबियत की कमी के बाइस स्क्रूटनिंग हमेशा कमज़ोर रहती है। दीगर इदारों जैसे FBR, SECP और NAB के साथ इख्तियारात की ओवरलैपिंग भी मसाइल पैदा करती है। इसके अलावा अदालती निज़ाम में ताख़ीर के बाइस फैसले देर से होते हैं। SECP में डिजिटल मॉनिटरिंग में भी वाज़ेह गैप मौजूद हैं। इस सिलसिले में रियल टाइम मॉनिटरिंग के साथ AI इंस्टेंट मॉनिटरिंग और साइबर सिक्योरिटी कोलैबोरेशन नाकाफ़ी हैं। फिनटेक के अलावा क्रिप्टो और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए मुकम्मल फ्रेमवर्क मौजूद नहीं। इसी वजह से गैर कानूनी ऐप्स और फ्रॉड स्कीम्स देर से आइडेंटिफाई हो पाती हैं। माजी में चंद बड़े केसेस जैसे कि इलेक्ट्रिक के अलावा मुदारबा स्कैंडल्स और इनसाइडर ट्रेडिंग के मामलात SECP की कमज़ोर रेगुलेटरी कैपेसिटी को जाहिर करते हैं। ओवरऑल SECP रिफॉर्म्स कर रहा है, मगर मॉनिटरिंग के साथ आज़ाद फैसले और डिजिटलाइजेशन के बगैर इसका किरदार खासा महदूद है। यहाँ पर तैनातियाँ भी काफ़ी डिले होती हैं। हमने देखा चेयरमैन SECP की तैनाती थोड़ी ताख़ीर से हुई। अब ये 2 कमिश्नर्स काफ़ी अरसे से ये पोर्टफोलियोज खाली थे। बहरहाल एक पोर्टफोलियो पर अब अली फरीद ख्वाजा साहब को तैनात कर दिया गया है। तो इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। इतरत रिजवी साहब साबिक कमिश्नर हैं, SECP के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इतरत साहब प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये अली फरीद ख्वाजा साहब की नई तैनाती हुई है, अभी भी एक तैनाती होना बाकी है। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान सबसे अहम तरीन रेगुलेटर है हमारे मुल्क का। ये एक तो ये बताएगा कि प्राइवेट सेक्टर के लोगों को अब इसमें रिप्रेजेंटेशन मिल रही है, ये कितना खुशाइंद है? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आपका ये कहना कि प्राइवेट सेक्टर को रिप्रेजेंटेशन मिल रही है, इसकी थोड़ी सी मैं तस्हीह करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से।
और वो ये है कि इनफैक्ट ये जो SECP एक्ट है ये प्रोवाइड ही कर रहा है कि इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर की जो तादाद है या रिप्रेजेंटेशन है वो ज़्यादा हुआ करेगी। और ये अगर हम देखें तो 2000 के अंदर एक्चुअली SECP फंक्शनल हुआ और फिर उसके बाद जितने भी इसमें कमिश्नर्स अपॉइंट हुए, एंड आई वाज आल्सो वन ऑफ देम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और मैं भी प्राइवेट सेक्टर से था, तो मेजॉरिटी ऑफ द कमिश्नर्स कम फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर एंड दे आर टू बी प्रोफेशनल इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स, और उनको जो है ना उनकी इंटेग्रिटी, उनकी एफिशिएंसी, उनका कंडक्ट, ये सारे जो हैं ये अबव पार होने चाहिए, जो कि SECP एक्ट की रिक्वायरमेंट है। सही। तो अब इतना साहब, ये प्राइवेट सेक्टर की हमेशा से इस बोर्ड में अक्सरियत रही, जैसा भी आपने भी हाईलाइट किया इसको, लेकिन इसके बावजूद भी प्राइवेट सेक्टर को ही एज रेगुलेटर बड़ी शिकायत रही हैं सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि जो कंप्लेंट्स होती हैं उनको वक्त पर कंसीडर नहीं किया जाता, उन पर कोई जो कार्रवाई बनती है वो नहीं की जाती। तो ये जो एक गैप रहा है कंप्लेनेंट और कंप्लेंट्स को कंसीडर करने का, ये इसको आपने भी एक्सपीरियंस किया ख़ासतौर पर इस पिछले 1-1.5-2 साल में? देखिए, मैं आपसे बताऊं कि आपकी जो क्वेश्चन है इसका जवाब मेरे पास ये है कि एक प्राइवेट सेक्टर से जब भी SECP या कोई और रेगुलेटर कोई रूल्स रेगुलेशन बनाए तो उसको चाहिए कि वो एक मीनिंगफुल एंड प्रोडक्टिव कंसल्टेशन करे प्राइवेट सेक्टर से। और इत्तेफाक ये है कि जिस पीरियड में मैं था उस पीरियड में हम ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस प्राइवेट सेक्टर से कंसल्ट किया कर रहे होते थे, और मोस्ट ऑफ द लॉज, मोस्ट ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस ये हमने जब बनाए थे तो वो प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन के बाद बनाए थे। और दूसरी चीज़ जो है वो ये कि आपका कहना था, उसके जवाब में मेरा ये आंसर है कि जनाब SECP की अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो ये 2 लेवल का स्ट्रक्चर है। एक लेवल है SECP का कमीशन, और उस कमीशन के मेंबर्स जो हैं या कमिश्नर जो हैं वो मिनिमम 5 और मैक्सिमम 7 हुआ करते हैं। अभी तक हमारा 25 साल का तजुर्बा तो यही है कि ये 5 पर ही रहा, मैक्सिमम नंबर 7 का नंबर नहीं कभी हमने अचीव किया या उसकी ज़रूरत नहीं थी। और इससे ऊपर एक लेवल है और वो कहलाता है पॉलिसी बोर्ड। और पॉलिसी बोर्ड जो है उसकी मेंबरशिप जो है वो 11 अफराद होते हैं, और इन 11 में से भी 5 मेंबर्स जो हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, जिसके अंदर के SECP का चेयरमैन भी होता है, जिसमें स्टेट बैंक का एक डिप्टी गवर्नर होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के सेक्रेटरीज होते हैं। तो ये और 6 लोग जो हैं ये प्राइवेट सेक्टर से चूज किए जाते हैं। तो इस तरह से 11 आदमियों का एक बोर्ड होता है। जो मेन चीज़ है वो ये, जैसे मैंने कहा कि कंसल्टेशन मीनिंगफुल, यूजफुल, पार्टिसिपेटिव कंसल्टेशन होनी चाहिए बिटवीन द प्राइवेट सेक्टर, द रेगुलेटर एंड द रेगुलेटीज। रेगुलेटर ने अगर अपना कोई रेगुलेशन बनाया विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ द रेगुलेटीज तो उसके अंदर लेटर और सूनर और लेटर आपको डिफिकल्टीज नजर आएंगी उसकी इम्प्लीमेंटेशन में। दूसरी चीज़ जिसकी ज़रूरत है मेरे नज़दीक वो ये कि ये जो पॉलिसी बोर्ड है जो एक्चुअली सुपरवाइज कर रहा है कमीशन को, इस पॉलिसी बोर्ड और जो कमीशन इटसेल्फ, दैट इज़ द 5 कमिश्नर्स एंड द कमीशन, और जो पॉलिसी बोर्ड है इनके दरमियान भी एक रेगुलर कंसल्टेशन, रेगुलर मीटिंग होती रहनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि इनके जो जुरिस्डिक्शंस हैं दोनों के, उनको रिव्यू करने की ज़रूरत है कि पॉलिसी बोर्ड किन किन चीज़ों को ज़रूर देखेगा। और इधर साहब, ये इनकी कंप्लीशन यानी बोर्ड कंप्लीट हो, इसकी कितनी अहमियत होती है? पॉलिसी बोर्ड भी कंप्लीट हो, कमिश्नर्स की भी तादाद पूरी रहे, चूँकि अभी भी हम देख रहे हैं कि एक कमिश्नर अभी भी तैनात होना बाकी है, और ये जो तैनाती हुई इसकी भी हमने कोई 2 हफ्ते पहले खबर दी थी, लेकिन वो नोटिफिकेशन होते होते ये 15 जनवरी से और ये दिन आ गया। इससे पहले हमने जब चेयरमैन कबीर सिद्धू साहब की तैनाती देखी, वो भी आकिब सईद साहब पहले चले गए, कुछ दिन के बाद आके कबीर साहब ने ज्वाइन किया। तो ये दरमियान में इतने अहम इदारे में किसी भी एक पोस्ट को इतने दिन तक खाली क्यों छोड़ दिया जाता है? अब
आप इजाजत दें, मैं ये कहूँगा किसी भी एक पोस्ट को नहीं, पूरे के पूरे कमीशन को खाली छोड़ा गया। और ये सिर्फ पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी ये 4 दफा हो चुका है। और इस दफा तो एक अच्छी चीज थी कि हमारे पास कमीशन के अंदर 2 कमिश्नर तो मौजूद थे। हमने वो दौर भी देखा है कि कमीशन के पास सिर्फ एक ही कमिश्नर था, और वो भी एक्टिंग चेयरमैन के चार्ज के तहत था। लिहाजा इस दफ़ा बेहतरी तो आई है, लेकिन असूलन मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत इस सेंस में है कि जो प्रोसेस है, हमें पता होता है कि कमिश्नर की अपॉइंटमेंट जो है वो 3 साल के लिए होती है, और मैक्सिमम उसको 1 टर्म और मिल जाती है। तो हमें पता होता है कि कौन से कमिश्नर जो हैं वो किस डेट पर रिटायर होने वाले हैं, और हमें ये चाहिए कि जो अपॉइंटर हैं उन्हें ये चाहिए कि इस प्रोसेस को पहले से स्टार्ट करें ताकि गैप पैदा ना हो। तो दूसरी चीज जो है, कंटिन्यू कीजिएगा आप अपना पॉइंट मुकम्मल। दूसरी चीज जो है वो ये है मेरे नजदीक कि कमीशन के अंदर ये जो मैंने बताया आपको कि पॉलिसी बोर्ड है और फिर उसके बाद कमीशन इटसेल्फ है। पॉलिसी बोर्ड के अंदर तो कोरम डिफाइंड है SECP एक्ट के अंदर कि पॉलिसी बोर्ड का कोरम जो है वो मिनिमम 5 पर्सन्स होगा, लेकिन समहाउ दी अदर कमीशन के मीटिंग्स का कोरम डिफाइंड नहीं है। और मैं समझता हूं कि शायद इस बात की ज़रूरत है कि हम ये डिफाइन करें कि कमीशन जो है वो उसका कोरम, उसकी मीटिंग्स का वो मिनिमम 3 मेंबर्स और 3 कमिश्नर्स हुआ करेगा। तो इससे बेहतरी ये आएगी कि गवर्नमेंट को ये एहसास रहेगा कि हमें इस पॉलिसी बोर्ड का भी कोरम पूरा करवाना होगा और हमें कमीशन वालों का भी कोरम पूरा करवाना होगा। तो इधर साहब, ये पॉलिसी बोर्ड या कमीशन वो है जिसको मेक श्योर करना है कि प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज इनके पास रजिस्टर्ड हैं वो कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस को पूरा कर रही हैं, उनके अपने बोर्ड्स कंप्लीट हैं नहीं। जब यहाँ कमीशन का अपना बोर्ड इनकम्प्लीट होगा तो वो कैसे मेक श्योर कर सकेगा या पाबंद कर सकेगा कि किसी कंपनी को कि वो भी अपना बोर्ड कंप्लीट रखें। आप कई ऐसी मिसालें के इलेक्ट्रिक और दीगर कुछ ऐसी मिसालें जहां बोर्ड नहीं कंप्लीट, अपनी टर्म भी उनकी पूरी हो चुकी, उसके बावजूद इनकम्प्लीट बोर्ड्स के साथ कंपनी चल रही हैं और SECP को हम खामोश बिल्कुल देख रहे हैं। ये आपने बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन कर दिया है, और मेरे नज़दीक ये है कि अगर मैं किसी को ये कहूँ, किसी और शख्स को, दूसरे शख्स को ये कहूँ कि तुम हमेशा सच बोला करो और मैं मुतवातिर झूठ बोलता रहूँ, तो मेरे उस एडवाइस का कोई असर नहीं होगा। लिहाजा बेहतर ये जो आप जिस तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, बेहतर ये है कि वो तमाम रेगुलेशंस के जो मैं अपने रेगुलेटरीज पे इम्पोज करता हूं और उनकी कंप्लायंस इंश्योर करता हूं, वो तमाम रेगुलेशंस मुझ पे भी अप्लाई हो जाने चाहिए। सही। और ये जो जब बोर्ड नहीं कंप्लीट होता, जो ताख़ीर होती है अपॉइंटमेंट्स में, ये प्राइवेट सेक्टर के लोगों की अपॉइंटमेंट्स में हमेशा ताख़ीर होती है या जो गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनमें भी कभी कभार ये ताख़ीर हो जाती है? यानी गवर्नमेंट की ये थोड़ी सी नेग्लिजेंस प्राइवेट सेक्टर के लिए या अपने साथ भी वही रवैया है? आई वुड से इसके अंदर कोई रूल नहीं मैं बना सकता, लेकिन मोस्टली चूंकि प्राइवेट सेक्टर से उन्होंने उठाने होते हैं तो इस वजह से प्राइवेट सेक्टर के साथ ज़्यादा होता है। और दूसरी चीज़ जो है ना वो ये है कि ये SECP एक्ट जो है 1997 का, ये आपको इल्म होगा कि ये जो है ना एशियन डेवलपमेंट बैंक के तहत, कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ये बनाया गया था SECP। और उस वक्त हमने जो सेक्शन 5 और 7 हैं वो कमिश्नर्स की और चेयरमैन की अपॉइंटमेंट के बारे में हैं। वहाँ पे हमने एक बात की थी कि जनाब ये जो कमिश्नर्स होंगे ये 2 टर्म के लिए जाएंगे। और शुरू के अंदर ये था कि जब पहला बोर्ड हुआ था, पहला कमीशन फॉर्म हुआ था, तो 5 कमिश्नर्स अपॉइंट हुए और 5 में से 2 कमिश्नर्स की टर्म जो थी वो 2-2 साल की थी और 3 कमिश्नर्स की टर्म्स 3-3 साल की थी। और उसके बाद ये कहा गया था कि अब जो फ्यूचर अपॉइंटमेंट्स होंगी वो 3-3 साल की होंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो सेक्शन 5 है SECP एक्ट 1997 का, उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब वो 2 साल की टर्म वाले कमिश्नर्स तो अपॉइंट होने ही नहीं है। ये तो एक फर्स्ट टाइम अपॉइंट हुए थे और पर्पज़ ये था कि जब ये 2 साल के बाद रिटायर होंगे तो हम फिर जो कमिश्नर्स लाएंगे वो 3 साल के लिए आएंगे और इस तरह से कमीशन की एक कंटिन्यूटी बरकरार रहेगी। और एक लास्ट क्वेश्चन इतर साहब के, चूंकि अभी चेयरमैन भी न्यूली अपॉइंटेड हैं, एक कमिश्नर भी अपॉइंट हो गए, एक कमिश्नर अपॉइंट होने हैं, तो इनके लिए कोई एडवाइस या तजवीज़ आपकी कि
माजी में जो कोई कमी कोताही रह गई है उसको ये कैसे ओवरकम कर सकते हैं, आगे कैसे कमीशन की परफॉर्मेंस को बेहतर किया जा सकता है? जी, आपने खुद ही मेंशन की और मैंने उसको एग्री किया कि आपके जो रूल्स रेगुलेशंस या कोड आप दूसरों पे अप्लाई कर रहे हैं, उन कोड्स को, रेगुलेशंस को और रूल्स को अपने ऊपर पहले अप्लाई कीजिए, नंबर 1। और नंबर 2 एडवाइस ये है कि देखिए, ये जितने भी रेगुलेटर्स हैं, इनका बहुत बड़ा रोल जो है वो एज अ फैसिलिटेटर है, और वो रोल हमें नहीं भूलना चाहिए। हमें थानेदारी वाला रोल जो है वो बाद में करना चाहिए, पहले फैसिलिटेटर का रोल अदा करना चाहिए। और इसी वजह से बहुत सारी जगहों के ऊपर, अगर आपने कहा कि उनके बोर्ड्स मुकम्मल नहीं हैं, तो एससीसीपी को चाहिए कि उनके साथ कंसल्टेशन करें, उन्हें बताए कि जनाब, अगर आपकी कोई हिचेस हैं तो हम किस तरह से उन्हें दूर कर सकते हैं ताकि आपका बोर्ड कंप्लीट हो जाए। इसी तरह से और कोई इश्यूज हैं आपके रेगुलेटरी, तो हमें बताइए, हम उन इश्यूज को एड्रेस करेंगे। तो बेहतर ये है कि कमीशन या कोई भी रेगुलेटर, चाहे वो स्टेट बैंक हो या और कोई हो, इन तमाम को चाहिए कि इनका जो फैसिलिटेटर का रोल है वो पैरामाउंट होना चाहिए, और जो एसएचओ का या थानेदारी रोल है वो सबसे नीचे होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रिजवी साहब, फॉर्मर एससीसीपी हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। गुज़िश्ता रोज़ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया गया, और ऐलान तो नया था, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी को उसी पुराने फिगर पर ही बरकरार रखा गया। 10.5% के फिगर पर अभी भी बरकरार है, जबकि बिज़नेस कम्युनिटी की ये बड़ी पुरजोर डिमांड थी कि कम अज़ कम इसको मामूली सी कमी करके सिंगल डिजिट में लेकर आया जाए ताकि बिज़नेस एक्टिविटी जनरेट हो सके, जो एक बिज़नेस की एक फ़िज़ा है वो थोड़ी सी बेहतर हो सके, इन्वेस्टमेंट मार्केट में आ सके, लिक्विडिटी में इजाफा हो सके, और फिर इसका एक बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पर भी पड़ता है। कल हमने एक मौके पर देखा था कि स्टॉक मार्केट 191 के इंडेक्स को क्रॉस कर गई थी, लेकिन फिर वापस आई और ऑलमोस्ट 580 पॉइंट्स की कल कमी हुई। आज तकरीबन 300 और पॉइंट्स की कमी हुई है। 300 से ज़्यादा पॉइंट्स की कमी के बाद अब इंडेक्स इस वक्त 1,88,200 के अराउंड मौजूद है। तो ज़ाहिर है, अगर ये स्टेट बैंक की जानिब से एक पॉजिटिव खबर कल आती तो न सिर्फ स्टॉक मार्केट बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान की बिजनेस एक्टिविटी भी आगे की तरफ बढ़ती। लेकिन अब बहरहाल जो ये ऐलान हुआ है, स्टैटिक इसको रखा गया है, तो ये किस हद तक मार्केट पर असरअंदाज होगा। अगर ये डिमांड अभी नहीं पूरी की गई, अगली जो रिव्यू की डेट आती है, फिर उसमें क्या ये मार्जिन इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास होगा, अभी क्या है मार्जिन मौजूद, इस पर हम बात करेंगे। मुस्तफ़ा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इलेक्शन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये 75 बेसिस पॉइंट्स की एक्सपेक्टेशन थी कि चलें पूरे 1% नहीं, लेकिन 0.75% ये कमी अगर हो जाती तो इंटरेस्ट रेट इस वक्त सिंगल डिजिट में आ जाता। कितना फ़ायदा हो सकता था इससे ओवरऑल इंडस्ट्री को और स्टॉक मार्केट को? बिल्कुल, थैंक यू। देखें, आई थिंक मार्केट के अंदर एक्सपेक्टेशंस तो काफ़ी बन चुकी थी। पिछले कुछ हफ्तों से हमने फिक्स्ड इनकम मार्केट्स में हमने काफ़ी तेज़ी देखी थी, जहाँ पे जो गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स और जो पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, जिनको हम PIBs कहते हैं, उनके रेट्स में मुसलसल हमें कमी नज़र आ रही थी। इसलिए मार्केट जो है एक बड़ी एक्सपेक्टेशन बना रही थी कि स्टेट बैंक यहाँ पे रेट कट करेगा। आपको याद होगा दिसंबर के अंदर जो स्टेट बैंक ने डिसीजन लिया था 11% से रेट कट करने का, उन्होंने 10.5 किया था, तो उस टाइम पे मार्केट थोड़ी बहुत सरप्राइज हो गई थी, बिकॉज मई 2025 से स्टेट बैंक ने अपना रेट 11% पे होल्ड किया हुआ था, और उस टाइम पे एक्सपेक्टेशंस यही थी कि दिसंबर में भी होल्ड करेगा, मगर वहां पे भी एक सरप्राइज स्टेट बैंक ने दिया था अपने कट के साथ। तो जब लोगों ने ये कट देखा, फिर उन्होंने देखा कि जी इन्फ्लेशन के नंबर्स 5-6% के दरमियान हैं, IMF का प्रोग्राम ऑन ट्रैक है, आपके जो FX रिजर्व्स हैं स्टेट बैंक के वो $16 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं। तो वहाँ पे एक अच्छी एक्सपेक्टेशन बन गई थी कि स्टेट बैंक जो है ग्रोथ को तरजीह देगा, बिकॉज जो आई थिंक जो अभी जो मसला, जो अगर हम मईशत की बात करें, हम इंडस्ट्री की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो वहाँ पे दो जो बड़ी चीज़ें जो लोग जिनको शिकायत है वो ये है कि जी एक तो टैक्सेशन बहुत हाई है, और जो हमारी जो एनर्जी कॉस्ट है वो बहुत हाई है, तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा है। तो
से ये आई थिंक एक तासुर बन गया था कि जी अगर गवर्नमेंट टैक्सेशन और एनर्जी कॉस्ट्स पे रिलीफ अभी नहीं दे सकती बिकॉज IMF प्रोग्राम है, रेवेन्यू टारगेट्स हैं, सर्कुलर डेट को देखना है, तो शायद वो इंटरेस्ट रेट्स और जो फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ डेट के ऊपर वो एक हमें थोड़ा सा रिलीफ देगी ताकि हम थोड़ी सी कंजम्पशन और ग्रोथ और बिजनेस एक्टिविटी को प्रमोट करें। तो ज़ाहिर है जब वो रिएक्शन या जो पॉलिसी एक्शन आपको जब नहीं मिला तो मार्केट ने वहाँ पे एक थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हमें नजर आई। ज़ाहिर है इंडेक्स जो था जैसे आपने खुद मेंशन किया था 191,000 से अब वापस वो 188,000 के ऊपर वापस आ गया है। और हमने ये भी देखा कि काफ़ी ज़्यादा जो आपके सिक्लिकल सेक्टर्स थे जैसे सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, ऑटोज हो गया, उनके अंदर हमने देखा कि काफ़ी उनकी प्राइसेस नीचे भी आई थी। तो ये आई थिंक एक डेफिनेटली एक फिनोमेना है। मार्केट का जहाँ तो ताल्लुक देखते हैं, आई थिंक मार्केट जो है इसको अब्जॉर्ब कर लेगी इन द शॉर्ट टर्म, और उससे ज़्यादा आई थिंक अब जो अटेंशन या तवज्जो है मार्केट की और उनके पार्टिसिपेंट्स की वो अब जाएगी अर्निंग सीजन की तरफ, बिकॉज अब जो है कंपनीज के रिजल्ट्स आना शुरू होंगे। जो दिसंबर क्वार्टर अभी ख़त्म हुआ है तो वो जो अर्निंग्स सीजन और डिविडेंड पे आउट्स उसके ऊपर अब मार्केट फोकस करेगी कि वहाँ पे क्या सिलसिला चल रहा है, और उसी बेसिस पे फिर आगे का तेज़ी या मंदी का ध्यान बनेगा। तो अब मुस्तफा साहब ये ज़ाहिर मार्केट हमारी पिछले 1-1.5 साल में बहुत आगे निकल चुकी है और हमने देखा कि पहले बड़ा डिपेंड कर रही होती थी इंटरेस्ट रेट पर, मॉनेटरी पॉलिसी पर भी, लेकिन अब शायद जो फिगर्स जहाँ पहुँच चुके हैं उतना ना असरअंदाज ये इंटरेस्ट रेट भी होता हो, लेकिन अब नई इन्वेस्टमेंट पर इससे असर पड़ता है। अगर इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा सिंगल डिजिट में हो, लोअर साइड पर हो, तो नए इन्वेस्टर थोड़े ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी अपनी लिक्विडिटी में इजाफा करने में दिलचस्पी रखते हैं, या अब ये एक रूटीन की कार्रवाई बन चुकी है? बिल्कुल आपने सही आइडेंटिफाई किया। देखें जो इंटरेस्ट रेट या शरह सूद में जब भी कमी होती है तो उससे स्टॉक मार्केट को इन पर्टिकुलर एक पॉजिटिव उसके अंदर मोमेंटम जनरेट होता है। इसकी बेसिक जो दो वजूहत हैं, एक तो ये होता है कि जो ईच जो कंपनी जो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, जैसे इंटरेस्ट रेट कम होता है तो उसकी जो वैल्यूएशन होती है वो बढ़ती है। वैल्यूएशन इसलिए बढ़ जाती है इसलिए जो हम डिस्काउंटिंग करते हैं कंपनी के कैश फ्लोज की वो हम इंटरेस्ट रेट को लेके करते हैं। तो जितना इंटरेस्ट रेट कम होगा उतनी डिस्काउंटिंग कम होगी और कंपनी की वैल्यूएशंस बढ़ेंगी। तो ज़ाहिर है फिर जो कंपनीज जो लिस्टेड हैं उनकी अट्रैक्शन बढ़ जाती है, और जो कंपनी जो डिविडेंड यील्ड्स ऑफर कर रही हैं 8, 9, 10% की, वो इन्वेस्टर्स को और अट्रैक्ट करती हैं। दूसरी चीज़ ऑफ कोर्स होती है कि लिक्विडिटी। अगर जैसे हमने देखा कि जब 22% से हमने जो ये सफ़र देखा 22 से 10.5 का, तो उसके अंदर हमने जो मार्केट के अंदर जो एक तेज़ी देखी, हमने ये भी देखा कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर बहुत ज़्यादा इनफ्लोज आए, उन्होंने बहुत ज़्यादा बाइंग करी पिछले 1 साल में मार्केट के अंदर। तो वो जो म्यूचुअल फंड के अंदर जो फ्लोज थे वो फिक्स्ड इनकम की तरफ से एक्विटी मार्केट की तरफ आ रहे थे। तो वो इसलिए आ रहे थे बिकॉज पहले लोगों को जो 15, 20, 22% के जो रिटर्न मिल रहे थे वो बड़े अट्रैक्टिव थे, और उन रेट्स पे लोग रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं थे। मगर जैसे ही रेट नीचे आते गए तो लोगों ने फिर कहा कि जी यहाँ पे जो रिटर्न है वो अब इतना अट्रैक्टिव नहीं है, तो हम एक्विटी मार्केट्स का रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। तो जाहिर है अगर ये जो सिलसिला था ये अगर जारी रहेगा कि अगर इंटरेस्ट रेट्स कंटिन्यू अगर स्टेट बैंक आगे जाके कट करता है तो एक्विटी मार्केट्स की वैल्यूएशंस भी बेहतर होंगी, उसके मल्टीपल्स भी बेहतर होंगे, और यहाँ पे और लिक्विडिटी अट्रैक्ट होगी और लोग दूसरी इन्वेस्टमेंट या एसेट क्लासेस से निकल के एक्विटीज़ की तरफ आएंगे। और मुस्तफा ये जो इस वक्त एक अपवर्ड ट्रेंड हम मार्केट में देख रहे हैं, हमारे इस वक्त सारे मैक्रो इंडिकेटर हमारी मुल्क की ओवरऑल मईशत के सब में ऑलमोस्ट सारे बॉक्सेस में इस वक्त हमें टिक नज़र आ रहा है। इस स्टेबिलिटी फेज से निकलकर हम ग्रोथ में जाना चाहते हैं, मार्केट हमारी ऑलरेडी ग्रो कर रही है। तो ये अपवर्ड ट्रेंड इन सारे मैक्रो इंडिकेटर्स को देखते हुए इसी तरह से जो 2025 में सिलसिला था वैसे ही ये कैलेंडर ईयर भी चलेगा? कहीं कोई मेजर शॉक तो हम आते हुए आगे किसी वक्त नहीं एक्सपेक्ट कर रहे? बिल्कुल। देखें आई थिंक अगर आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री देखें तो इस तरह की जो तेज़ी है जो हमने 2023 में देखी कि तकरीबन 50-55% मार्केट ने रिटर्न देखा, 2024 में 80% से ऊपर रिटर्न था, और इवन जो 2025 अभी ख़त्म हुआ है यहाँ पे भी 50 या 51% का मार्केट ने रिटर्न दिया था। तो ये 3 साल मुसलसल मार्केट ने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। अगर आप पीछे जाएँ और आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इसका थोड़ा सा लें तो 3 साल जो तेज़ी का जो अगर मार्केट अगर दे तो नॉर्मली आपको चौथे साल में कंसोलिडेशन या एक करेक्शन नॉर्मली नज़र आती है। अब देखें मार्केट के लिए जो मेन थ्रेट्स अभी यही हैं
कि जो आपके कंट्रोल में नहीं है। बिकॉज अगर हम देखें, जैसे आपने भी इंडिकेट किया कि जी मैक्रो लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे चीज़ें लगता है कि सही डायरेक्शन में जा रही हैं। अभी गवर्नमेंट का मेन मसला क्या है कि जी जो एक स्टेबिलिटी हमने अचीव कर ली है 2023 के बाद, जो IMF प्रोग्राम के अंदर जाके, और हम अपनी रिजर्व पोजीशन बढ़ा ली है। इन्फ्लेशन जहाँ 40% थी वो अब 6-7% पे आ गई है। जहाँ 22% पे था 10.5% पे आ गया है। तो उन्होंने चीज़ों को काफ़ी काबू कर लिया है। मगर गवर्नमेंट का आई थिंक मेन इशू एट दिस पॉइंट ये है कि हम स्टेबिलिटी से ग्रोथ की तरफ कैसे जाएं, और ऐसी ग्रोथ जो सस्टेनेबल हो। वैसे तो आप ग्रोथ पे जा सकते हैं, मगर अगर आपकी ग्रोथ, तो आई थिंक इस टाइम पे गवर्नमेंट को यही कंसर्न है कि जी अगर हमने ज्यादा छूट दे दी, ज्यादा स्टिम्युलस दे दिया, चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसी यानी शरह सूद के थ्रू हो या फिस्कल साइड गवर्नमेंट स्पेंडिंग की थ्रू हो, कि जी गवर्नमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर से स्पेंड करे, हाउसिंग पे स्पेंड करे, PSDP के ऊपर अरबों रुपए खर्च करे, या टैक्सेशन कम कर दे जिससे लोग अपनी कंजम्पशन और स्पेंडिंग बढ़ाएं। तो आई थिंक अभी वो थोड़ा सा मोहतात हैं कि जी हमने ये जो साइकिल है पाकिस्तान में, हमने बहुत बार देखी है कि जी हम क्राइसिस में होते हैं, स्टेबिलिटी आती है और फिर हम एक प्रीमेच्योर ग्रोथ की तरफ भागते हैं। तो आई थिंक गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू शायद इस दफा ये है कि जी ग्रोथ की तरफ डेफिनेटली हमने जाना है, मगर केयरफुली जाना है। तो गवर्नमेंट के लिए और मार्केट के लिए आई थिंक रिस्क एक जो एडिशनल होगा वो ये होगा कि देखें, जो ये स्टेबलाइजेशन का जो पीरियड था, इसके अंदर पाकिस्तान और गवर्नमेंट की एक अच्छी किस्मत ये भी थी कि इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस जो थी वो काफ़ी नीचे रही हैं। स्पेशली ऑयल की प्राइसेस हमने देखा 2025 में, बल्कि ऑयल की प्राइसेस तो 20% या 20% नीचे थी। तो ये एक मेन रिस्क है पाकिस्तान के लिए और हमारी मईशत के लिए कि अगर इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस, चाहे अगर कोई वो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हों ईरान में, इजराइल में, यूक्रेन ज़ाहिर हमने देखा था 2021-22 के बाद, या वेनेजुएला का भी एक इंसिडेंट हुआ था। तो इस तरह की अगर जियोपॉलिटिकल कोई इंसिडेंट फ्लेयर अप होता है और कोई एस्केलेशन होती है, तो वहाँ पे अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं तो वो एक आई थिंक थ्रेट है। वरना आई थिंक ऑन द हराइजन ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। इकॉनमी स्टेबल है, स्टेट बैंक ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, प्रूडेंट रोल प्ले किया है कि शरह सूद में आहिस्ता आहिस्ता कमी करी है, रिजर्व बिल्डिंग पे इन्होंने बहुत फोकस किया है, करेंसी को स्टेबलाइज रखा हुआ है। तो वैसे तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही, मगर यस, ये ऑयल या कमोडिटी प्राइसेस एक पोटेंशियल थ्रेट है जो अगर यहाँ से बढ़ गई तो वो आपकी इन्फ्लेशन को भी, आपके जो एक्सटर्नल जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको भी ये हिला सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्तफ़ा पाशा साहब, डायरेक्टर इलेक्शन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।